लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो सेकेंड लेक्चर में आज हम बाकी का जो रिमेनिंग का पार्ट रह गया था उसको हम देखेंगे। तो जैसे कि कल हम आप लोग को टेस्ट्स के बारे में बताया कि क्या क्या इसमें टेस्ट किए जा सकते हैं, फिर हम उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, एक आप लोग का थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में किन किन मटेरियल्स का किस तरह से टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, तो बात आती है हम टेस्ट की। तो कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। जो पहला टेस्ट होता है वो होता है टेंजाइल टेस्ट। दूसरा जो होता है वो होता है कंप्रेशन टेस्ट। उसके बाद होता है टेंजाइल हो गया, कंप्रेशन हो गया, इम्पैक्ट टेस्ट हो गया। चौथा होता है फटीग टेस्ट। और पांचवा आता है टॉर्जन टेस्ट। तो इतने टाइप के जो टेस्ट होते हैं इनका हमको रिक्वायरमेंट पड़ता है, या फिर इन टेस्टों को हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे, आगे इनमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको जैसे कि कल टेंजाइल टेस्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, टेंजाइल टेस्ट के बारे में हमने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, टेंजाइल टेस्ट के बारे में हमने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दी थी कि टेंजाइल टेस्ट क्या होता है, कैसे टेंजाइल टेस्ट को किया जाता है। तो टेंजाइल टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि टेंजाइल टेस्ट जो होता है इसको हम यूटीएम से करते हैं, इसको हम यूटीएम के द्वारा करते हैं। यूटीएम के बारे में हमने आपको बताया था कि यूटीएम क्या होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, टेंशन टेस्ट भी कर सकते हैं, कंप्रेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, और भी अनेक प्रकार के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी लैब्स होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यूटीएम में हम अपने टेंजाइल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम आपको बता दिए थे कि एक स्पेसिमेन होता है, एक स्पेसिमेन का मतलब एक नमूना होता है। उस नमूने को हमने कल आपको उसका सारा डायमेंशन सब कुछ बता दिया था कि किस तरह का वो नमूना होता है, वो हमने आपको बता दिया था। कुछ इस टाइप का नमूना होता है, इस टाइप का कुछ नमूना होता है। ठीक है, इस टाइप का कुछ नमूना होता है। इस ऊपर वाले भाग को और इस नीचे वाले भाग को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और ये धीरे धीरे से यहाँ से क्या होता है, पतला हो जाता है। धीरे धीरे से पतला होकर नेकिंग होकर ये यहाँ से क्या होता है, बैठ जाता है। और जो इसकी लंबाई, जैसे इसको मैं मान लेता हूँ ए और इसको मैं मान लेता हूँ बी, तो इसकी लंबाई क्या होगी, बाद में कुछ एक्सटेंड हो जाएगी, बाद में कुछ लंबाई बढ़ जाएगी। तो समझ लीजिए ए जो है वो लंबाई बढ़ के समझिए यहाँ पे आ गया, और ये लंबाई बढ़ के यहाँ पे आ गया। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंसोमीटर से, एक्सटेंसोमीटर की सहायता से क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर लेते हैं, जिससे हमारा ये चीज़ पता चल जाता है। अब आगे बात आती है, जो जब हम टेंजाइल टेस्ट करते हैं, टेंजाइल टेस्ट के समय हमें एक टर्म प्राप्त होता है। टेंजाइल टेस्ट अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टेंजाइल टेस्ट होता है। ठीक है, कहने का सेंस क्या है, डक्टाइल मटेरियल होगा तो उसके लिए अलग तरीके से टेस्ट, मतलब टेस्ट तो सेम ही करेंगे लेकिन जो रिजल्ट होगा वो हमको अलग मिलेगा। ठीक है, टेंजाइल टेस्ट में रिजल्ट जो हमको होते हैं वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल के बारे में सबसे पहले आते हैं, या आप कह लीजिए HYSD जो स्टील होती है। ठीक है, HYSD स्टील, HYSD स्टील, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डक्टाइल, या फिर इसको बोल सकते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो जब हम ये टेस्ट उससे परफॉर्म करते हैं, जब ये टेस्ट हम मशीन पर परफॉर्म करते हैं तो हमको क्या होता है, हमको वहाँ पे एक कर्व प्राप्त होता है। उस कर्व को हम क्या करते हैं, कहते हैं उस कर्व को हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, मशीन क्या करता है, उस पर पुलिंग फोर्स लगाता है, उस पर पुलिंग फोर्स लगाता है। ठीक है, जब उस पर पुलिंग फोर्स लगा रहा होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी होती है, उसमें विभिन्न प्रकार की क्या होगी, विभिन्न प्रकार की उसमें एक्टिविटीज होती रहती है। तो उन एक्टिविटी के तहत वो कर्व हमको क्या होता है, कर्व हमको प्राप्त होता है। तो उस कर्व के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बाकी चीज़ें एड्रेस कर देता हूँ, कंप्रेशन इंटरैक्ट ये सारी चीज़ें बाद में कंटिन्यू करेंगे। पहले हम आपको
टेंजाइल टेस्ट को कंप्लीट बता रहे हैं। अब बात आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। टेस्ट तो मैं आपको बता दिया हूँ और जो बाकी रिमेनिंग रह गया है वो बाकी आप लैब में पढ़ लेंगे अच्छे से, नहीं तो किसी और वीडियो में अच्छे से बता दिया जाएगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेस स्ट्रेन की कर्व। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, अभी हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वजह से जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आप सुनिए, फिर भी मैं बता देता हूँ स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अभी तो आप ये जानिए स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। किसी क्रॉस सेक्शन पे, किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है सिग्मा बाई ई, स्ट्रेन अपॉन म्यू मॉड्यूलस होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे, हुक्स लॉ के बारे में बताएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन चूंकि ये टेंजाइल टेस्ट का एक हिस्सा है इस वजह से हमको क्या है, हमको ये बताते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व में क्या होता है कि जैसे कि हम उस पर लोड लगाते हैं, धीरे 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 लोड लगाते हैं तो बहुत सारे हमको उस पर पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया, इलास्टिक लिमिट हो गया, एंड लिमिट हो गया। एंड में दो टाइप का होता है, लोअर एंड होता है, अपर एंड होता है। उसके बाद उसमें टेंजाइल स्ट्रेस होता है, टेबिट टेंजाइल स्ट्रेस होता है, यंग मॉड्यूलस होता है, इलास्टिसिटी जोन, प्लास्टिसिटी जोन। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको क्या होती हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। उसके बारे में हम क्या करेंगे, वन बाई वन हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो फिर हम अब कर्व को ड्रा करते हैं और इस बात का आप ध्यान रखिए कि ये जो कर्व है वो अभी किसके लिए है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसके लिए है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल मतलब तन्य पदार्थ के लिए है। किसके लिए, तन्य पदार्थ के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए। मतलब ऐसे पदार्थ हैं जो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो, जो काफी ज्यादा डक्टाइल हो, उनके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं कर्व को ड्रा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वन बाई वन मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक्सिस है, वाई एक्सिस जो है ये स्ट्रेस को शो करता है और स्ट्रेन जो है हमारा ये एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो हमको कुछ जो कर्व मिलता है, हमको कुछ ग्राफ जो होता है वो इस प्रकार का मिलता है। ठीक है, ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार का मिलता है। ये आपका 0 पॉइंट है, यहाँ से कर्व हमारा स्टार्ट हो रहा है, कुछ इस तरह का कर्व हमको मिलता है। तो हम आगे अब इस कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि वन बाई वन क्या पॉइंट है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट को हम मान लेते हैं, पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको सी डैश बोल देते हैं। ये वाला पॉइंट बी है, इस वाले पॉइंट को हम ई मान लेते हैं और ये वाला हमारा पॉइंट है। जब भी जो हमारा मटेरियल होता है, मटेरियल पे लोड पड़ता है तो वो क्या होता है, पहले तो क्या होगा, पहले वो मटेरियल कुछ हद तक खींचेगा। खींचने के बाद क्या होगा, एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो टूटने वाला रहेगा। ठीक है, लेकिन टूटेगा नहीं। फिर और ज़्यादा हम लोड बढ़ाएंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा, वो मटेरियल क्या होगा, खींच के टूट जाएगा। जैसे हम चाक को खींच रहे हैं, चाक क्या है, चाक एक ब्रिटल मटेरियल है तो चाक तुरंत टूट जाएगा। लेकिन अगर ये डक्टाइल मटेरियल होता, मतलब ये एक सॉफ्ट मटेरियल होता है जो खिंचता,
तो खींचने के बाद क्या है, एक लिमिट के बाद ये क्या होता, एक लिमिट के बाद ये जाके टूटता। सेम स्टील के साथ होता है, सेम ये क्या चीज है, सेम ये स्टील के साथ ऐसा हैपन होता है। मैं आपको यहाँ सारे पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन सारे पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा पॉइंट क्या प्रेजेंट करता है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, समानुपाती बिंदु, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं, हाँ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं समानुपाती बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा बी बिंदु होता है, जो हमारा बी बिंदु होता है, बी बिंदु को हम बोलते हैं प्रत्यास्थ सीमा। बी बिंदु तक होता है इलास्टिक लिमिट। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। सी होता है सी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे ढंग से नोट कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे ढंग से नोट कर दिया है। ये ग्राफ है, ये आपका स्ट्रेस शो करता है, और ये जो एक्सिस होता है स्ट्रेन को शो करता है। हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट सी जो है सी डैश है, डी है, ई है, एफ है। अब पॉइंट जो हमारा ए है, पॉइंट ए हमारा समानुपाती सीमा शो करता है। समानुपाती सीमा का मतलब क्या है, समानुपाती सीमा कहने का सेंस ये है कि जो बिंदु ए है वो हुक के नियम का फॉलो करता है। ठीक है, जो बिंदु ए है, ये हमारा क्या कर रहा है, हुक के नियम को फॉलो कर रहा है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कि फॉलो हुक्स लॉ, फॉलो हुक्स लॉ। ठीक है, बिंदु ए हमारा क्या कर रहा है, बिंदु ए हमारा क्या कर रहा है, मतलब ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक आप क्या देख रहे हैं, ओ से लेके ए तक ये लगभग एक सीधी लाइन है। ओ से ए तक क्या है, लगभग एक सीधी लाइन है। तो ओ से ए तक क्या हो रहा है कि अगर हम अपने लोड को हटा लेते हैं तो ये क्या होगा, लोड को मतलब अगर हटाते हैं तो भी, नहीं हटाते हैं तो भी, ये क्या हो रहा है, ये हुक का नियम का फॉलो कर रहा है। हुक का नियम क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट। मतलब जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर। ठीक है, इसीलिए ये जो होता है ये हमारा समानुपाती सीमा होता है, या फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद आता है पॉइंट बी। अब जो पॉइंट बी हमारा होता है, पॉइंट बी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ठीक, पॉइंट बी हमारा क्या कहलाता है, इलास्टिक लिमिट कहलाता है। इलास्टिक लिमिट का सेंस ये है कि पॉइंट बी पे अगर हम लोड को हटा लेते हैं तो जो हमारा मटेरियल है वो फिर से अपने पूरे के पूरे शेप में वापस आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट बी तक क्या होता है, ये जो मटेरियल है ये काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होता है, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये पूरा क्या करे, अपने फिर से उसी रूप में वापस आ जाए। अब पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी जो होता है ये अपर एंड है और लोअर एंड है। एंड मतलब क्या होता है, एंड का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं बदलाव। एंड का मतलब क्या होता है, बदलाव होता है। तो जो हमारा सी पॉइंट होता है, इसको एक एक्चुअल एंड भी बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसका एक और नाम है, इसको एक्चुअल एंड पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, सी वाले का एक नाम और है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल एंड लिमिट।
ठीक। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि O से लेके A तक क्या है, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यानी ये क्या कर रहा है, ये हुक के नियम को फॉलो कर रहा है, मतलब स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये B तक क्या होता है, B तक क्या है, B तक ये इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, मतलब इलास्टिसिटी की पूरी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको इलास्टिसिटी बताई थी, इलास्टिकता जिसको बोलते हैं, मतलब ये क्या है, B तक जो है ये पूरा का पूरा इलास्टिक है, B तक ये पूरा का पूरा इलास्टिक है कि अगर हम लोड हटा देते हैं, तो ये क्या होगा, आप देख रहे हैं हल्का सा जो यहाँ पे बेंड हुआ है वो क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। पॉइंट C क्या होता है, यील्ड लिमिट होता है, ये यहाँ से क्या होता है, बदलाव होना चालू हो जाता है। देखिए फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पॉइंट C तक क्या होता है, पॉइंट C तक जो मटेरियल होता है वो इलास्टिक स्टेज में ही होता है, लेकिन C से क्या होता है, C से ये बदलना चालू हो जाता है, C से ये क्या होता है, इलास्टिक की प्रॉपर्टी धीरे धीरे खोने लगता है, ठीक है। C पे क्या होता है, C पे जब ये आता है तो ये धीरे धीरे चेंज होने लगता है मटेरियल, और इलास्टिक की प्रॉपर्टी को क्या करता है, खोने लगता है। ऐसे ही जब मटेरियल C डैश पे आता है तो C डैश पे क्या होता है, काफी हद तक इलास्टिक की प्रॉपर्टी को खो दिया होता है, काफी हद तक इलास्टिक की प्रॉपर्टी को खो दिया जाता है। और D जो पॉइंट होता है, D पॉइंट जो हमारा होता है, D पॉइंट को हमने नहीं लिखा, D पॉइंट भी हम मेंशन कर देते हैं, D वाला भी पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं कि D पॉइंट क्या है, ठीक है। D वाला जो हमारा पॉइंट है वो भी इसी को प्रदर्शित करता है, तो आप चाहे तो शो कर सकते हैं, चाहे तो शो नहीं कर सकते, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं C डैश पर बताता हूँ, ठीक है। C डैश की बात करें या D की बात करें, ये दोनों एक ही लाइन पे हैं, इसीलिए आप यहाँ C डैश D भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही लाइन पे है, ज्यादा कोई इसमें अंतर नहीं है, ठीक है, ज्यादा कोई इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसमें होता क्या है, कि जो हमारा C है, C से क्या होता है, ये बदलाव होना चालू हो जाता है, और C पे आके काफी हद तक मटेरियल क्या होता है, बदल जाता है। मटेरियल में मतलब जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, और ये मटेरियल जैसे ही D पे पहुंचता है तो मतलब जैसे C पे हम क्या होता है, C पे अगर हम लोड नहीं भी लगाते हैं तो जो हमारा D पॉइंट है, D तक ये क्या होता है, D तक ये चलता ही रहता है, ठीक है ना। D तक क्या है, मटेरियल इंक्रीज करता ही रहता है। उसके बाद बात आती है E की। E जो हमारा होता है ये अल्टीमेट लोड होता है। अब जो मटेरियल है वो यहाँ तक हमारा क्या है, ये इलास्टिक जोन में है, मटेरियल हमारा यहाँ तक इलास्टिक जोन में, उसके बाद क्या हो गया, ये प्लास्टिक जोन में आ गया, ये क्या होता है, प्लास्टिक जोन में आ जाता है, ठीक है। तो पॉइंट D पे क्या होता है, कि जो मटेरियल होता है वो अपने बिहेवियर को काफी हद तक चेंज कर देता है, ठीक है। अब वो यहाँ से क्या होता है, प्लास्टिक जोन में आना चालू कर देता है, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करता है, प्लास्टिक जोन में आ जाता है। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये हमारा जो पॉइंट होता है ये अल्टीमेट लोड का पॉइंट होता है। ई पे हमारा क्या होता है, जो मटेरियल होता है ये अपने अल्टीमेट लोड पे पहुंच जाता है, अल्टीमेट अपने स्ट्रेंथ पे पहुंच जाता है, कि मतलब ये इसकी लास्ट सीमा रहती है कि अब इसके बाद अगर हम लोड लगाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पर मटेरियल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर वो पॉइंट आता है यफ हमारा जो होता है, यफ क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट होता है। यफ पे वो मटेरियल आके क्या होता है, यफ पे वो मटेरियल आके पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम है इसी के बारे में दिखाता है। आप एक बार इसको देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब आगे आ जाइए।
अब कभी कभी क्या होगा, आप कुछ बुक्स में देखेंगे, कुछ बुक में आप जो डायग्राम देखेंगे वो इस प्रकार का देखेंगे। कुछ बुक में जो डायग्राम देखेंगे वो इलास्टिक जोन को यहाँ से दिखाते हैं, कुछ जगह इलास्टिक जोन को आपको यहाँ से दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है। कुछ बुक में इस तरह भी दिखाया जाएगा, और कुछ बुक में क्या किया गया है, डायग्राम को चेंज किया गया है। कुछ बुक में डायग्राम कुछ अलग तरीके से है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बुक में डायग्राम इस तरह आपको मिलेगा। कुछ बुक में डायग्राम आपको इस तरह मिलेगा। तो जब इस तरह का डायग्राम मिलेगा तो ये चेंज हो जाएगा, इस तरह का डायग्राम मिलेगा तो चेंज हो जाएगा। जैसे आपकी बुक है, आपकी जो बुक है, आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिकल की जेके कपूर की बुक है, या फिर धनपत राय की किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। आपके लिए फिलहाल मैं दिखा दूं, ये बुक आप लोगों के लिए प्रेफर रहेगा, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स आरपी गर्ग। आरपी गर्ग की बुक आप ले सकते हैं, आप जेके कपूर की भी बुक ले सकते हैं। तो दोनों बुक आपके लिए सही रहेगा, ठीक है ना। और भी अगर आप कोई बुक लेना चाहें हाई लेवल का, तो आप बीटेक की कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। आर के बंसल, आर के राजपूत, कोई सा भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सारी बुक अच्छी है, तो मैं आपको बता दिया। तो इस तरह के डिसीजन होते हैं। अब ये यहाँ से क्या है, यहाँ से जोन डिवाइड है। तो कुछ तरह के बुक में इस तरह से भी चीजें दी गई है, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से ये चीजें बता दिया हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जो सी होता है वो अपर लिड पॉइंट हो जाता है, और डी जो होता है ये लोअर लिड पॉइंट या फिर एक्चुअल लिड पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ 1 मिनट के अंदर, ठीक है। ए तक क्या होता है, ये हुक के नियम को फॉलो करता है। बी तक इलास्टिसिटी का क्या होता है, लिमिट होता है कि अगर हम बी पे मटेरियल को छोड़ते हैं तो वो पूरी तरीके से वापस हो जाएगा। और अगर ये जो सी पॉइंट है ये अपर यील्ड होता है, यहाँ से मटेरियल में बदलाव होना चालू हो जाता है। और डी ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आके मटेरियल काफी हद तक बदल जाता है। इसके बाद डी से क्या है, जब हम लोड लगाते हैं, थोड़ा सा ही लोड लगाने पर मटेरियल क्या होता है, काफी ज्यादा बदलता है। थोड़ा सा ही जब हम स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है। तो पॉइंट ई वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आके वो अल्टीमेट लोड के स्टेज पे आ जाता है। और अब यह ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आके मटेरियल पूरी तरीके से हमारा ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यहीं तक था। और मैं आगे बताता हूँ कंप्रेशन टेस्ट के बारे में, ठीक है। आ जाइए, नोट कर लीजिए पॉइंट टू कंप्रेशन। कंप्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं, कंप्रेशन टेस्ट में मेनली क्या करते हैं, एक सीमेंट का क्यूब बनाते हैं, सीमेंट कंक्रीट का एक क्यूब बनाते हैं 150 क्यूब्स का। 150 क्यूब्स का क्या करते हैं, मतलब मीटर क्यूब का 150 बाय 150 बाय 150 का हम क्या करते हैं, कोई क्यूब बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, क्यूब होता है। इस क्यूब को क्या करते हैं, यूटीएम मशीन। इस टेस्ट को दो तरह से किया जा सकता है। इस टेस्ट को आप यूटीएम मशीन से भी कर सकते हैं, इस टेस्ट को आप यूटीएम मशीन से भी कर सकते हैं, और इसको आप सीटीएम मशीन से भी कर सकते हैं। यूटीएम क्या होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में क्या होता है, आप काफी तरीके के टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। मशीन के बेस प्लेट पे आप ये क्या करेंगे, कंक्रीट की जो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को आप इस पे रख लेंगे और ऊपर से लोड लगाएंगे। जहां भी ये क्रैक करेगा वहां पे हम इस रीडिंग को नोट कर लेंगे। और सीटीएम क्या होता है, सीटीएम के बारे में मैं आपको बता दूं, सीटीएम को बोलते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। सीटीएम क्या होता है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ये जो मशीन है स्पेशली कंप्रेशन टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जो यूटीएम होता है, यूटीएम जो में जो लोड की वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, काफी ज्यादा नहीं होती है। जो भी ओल्ड तरह के होते थे, आजकल तो आ गया है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, जो 8-10 साल पुराने हैं
उनमें क्या है लोड की वैल्यू काफी ज्यादा कम होती थी, इस वजह से सीटीएम आया। तो सीटीएम में क्या है, सीटीएम स्पेशली इसी के लिए डिजाइन होता है, कंस्ट्रक्शन इसी चीज के लिए डिजाइन होता है, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए ही डिजाइन होता है। और जितने भी कंस्ट्रक्शन पर्पस में जितने भी प्रकार के कंप्रेशन टेस्ट किए जाते हैं उसी के लिए ये डिजाइन होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेम हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ट्यूब को रख के और जिस पे ब्रेक हो रहा है हम उस रीडिंग को नोट कर लेते हैं, वो हमारा कहलाता है कंप्रेशन टेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला आते हैं इंपैक्ट टेस्ट। ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट से क्या पता चलता है, इम्पैक्ट मतलब होता क्या है, इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, अचानक या सडनली। जैसे कि आप अपने घरों में देखते होंगे हथौड़ी से कांटे को ठोकते हैं, तो जो हथौड़ा होता है वो कांटे पे क्या है सडनली चोट करता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वो चीज हमारा इम्पैक्ट टेस्ट कहलाता है, वो हमारा इम्पैक्ट कहलाता है। ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं। इम्पैक्ट मतलब सडनली किसी चीज पे जोर मारना, तो हमारा इम्पैक्ट कहलाता है। तो इम्पैक्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज टूटने से पहले कितनी एनर्जी को शॉक कर ले रही है, कितनी एनर्जी को रोक ले रही है, या कितनी एनर्जी को रजिस्ट कर ले रही है, वो उसका इम्पैक्ट कहलाता है, वो उसका इम्पैक्ट टेस्ट कहलाता है। तो इम्पैक्ट टेस्ट में हम देखते हैं जो हमारा स्पेसिमेन है वो टूटने से पहले कितनी एनर्जी को स्टोर किए हुए है, वो हमारा इम्पैक्ट टेस्ट कहलाता है। और इम्पैक्ट टेस्ट से हम क्या पता करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट से हम क्या पता करते हैं, आपको पिछली लेक्चर में हम बताए थे, लेक्चर नंबर 1 में टफनेस कड़ापन, टफनेस के बारे में इम्पैक्ट टेस्ट से पता किया जाता है। ठीक है, टफनेस में हम आपको बताया था क्या होता है, इम्पैक्ट लोडिंग लगाई जाती है, इम्पैक्ट लोडिंग से हम इसको पता करते हैं। अब बात आती है कि इसको किया कैसे जाता है, तो इस टेस्ट को आइजोड टेस्ट से किया जाता है, आइजोड टेस्ट। इसके लिए क्या करते हैं, हम आइजोड टेस्ट करते हैं, आइजोड टेस्ट का प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, आइजोड टेस्ट में आपको बनवा देता हूं कि किस तरह होता है और कैसे कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो मैं बना देता हूं साइड में। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका बेस होता है, ये क्या है, ये इसका फ्रेम है। ठीक, अब जो ऊपर वाला हमारा पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, और ऊपर वाले पार्ट से क्यों एक हथौड़े के लिए, हथौड़े को टांगने के लिए एक जगह बना होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हैमर होता है, ये हमारा हैमर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक रीडिंग बनी होती है। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्केल होता है। तो इसकी वर्किंग क्या है, जो हमारा स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन क्या है, जिस चीज पे हम वो टेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा नमूना होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के नमूने होते हैं, हम आपको उसके बारे में बता देते हैं, एक और दो।
पहला होता है आइजोड स्पेसिमेन, पहला होता है आइजोड स्पेसिमेन और दूसरा होता है चारपी, दूसरा होता है चारपी स्पेसिमेन। ठीक है, इस तरह से ये दो टाइप के नमूने होते हैं। ये जो नमूने होते हैं वो यहाँ पे आके लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके लग जाते हैं और जब हथौड़ा गिरता है तो यहाँ पे जो रीडिंग होती है, यहाँ पे रीडिंग होती है। स्केल पे क्या होती है, रीडिंग बनी होती है। स्केल पे रीडिंग बनी होती है न्यूटन मीटर में, न्यूटन मीटर में भी होती है और अलग अलग यूनिट में भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग बनी होती है। तो हथौड़ा जिस वेग से, मतलब जिस स्पीड से इसको कट कर रहा है, तो वो क्या करता है, जैसे इसको कट करता है तो वो रीडिंग यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसे स्केल बना होता है, ऐसे बना होता है। तो वो क्या करता है, वो उस जगह पे जाके रुक जाएगा, वो उस जगह पे जाके रुक जाता है, बाकी हथौड़ा इसको कट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका इम्पैक्ट टेस्ट पता करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे सडनली गिर रहा है। इससे क्या होता है, हमको इम्पैक्ट की वैल्यू पता चल जाती है। हम आपको स्पेसिमेन के बारे में बता देते हैं कि किन दो तरीके के स्पेसिमेन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आइजोड स्पेसिमेन के बारे में बताते हैं। आइजोड स्पेसिमेन, आइजोड स्पेसिमेन के बारे में बताते हैं। आइजोड जो स्पेसिमेन हमारा होता है, ये क्या होता है, इसमें वी आकृति की नॉच बनी होती है। ठीक है, ये हमारा स्पेसिमेन, ये हमारा स्पेसिमेन होता है और इनके बीच में जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आइजोड स्पेसिमेन को भी आइजोड जो स्पेसिमेन हमारा होता है ये वी शेप का होता है। ये कैसा होता है, ये वी शेप का होता है। इसमें वी शेप कटिंग होता है, इसमें वी शेप क्या होता है, वी शेप कट किया जाता है। इसमें कैसा कट होता है, बीच में वी शेप का कट होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इस तरह करके यहाँ पे लगा देते हैं, इसको हम यहाँ पे इस तरह करके ऐसे लगा देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो जब हथौड़ा गिरता है तो ये क्या करता है, इसको कट कर देता है। ठीक है, ये आइजोड स्पेसिमेन होता है। अब दूसरा जो आता है चारपी, पहला आइजोड था, दूसरा चारपी, चारपी स्पेसिमेन। चारपी स्पेसिमेन जो होता है वो भी लगभग इसी तरह से होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें कुछ यू टाइप का शेप होता है, यू शेप कट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें यू शेप का कट होता है। ठीक है, इसमें यू शेप का कट होता है। तो सेम ये भी क्या होता है, ये भी यहाँ पे ऐसे ही लगेगा, ये भी यू शेप का ही कट होता है। तो इस तरह से दो टाइप के स्पेसिमेन होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं फटीग टेस्ट के बारे में कि फटीग टेस्ट क्या होता है। ठीक, अब तीसरा आ जाता है फटीग टेस्ट। अब देखिए फटीग टेस्ट क्या होता है। फटीग के बारे में हम आप लोग को बताए थे कि किसी भी मटेरियल पे जब बार बार लोड पड़ता है, जैसे हमारे जब, ठीक है, जैसे हमारी बाइक है, आप बाइक का एग्जांपल ले लीजिए, घर में नल का एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी चीज की एग्जांपल ले लीजिए। जब उस पर बार बार लोड पड़ेगा तो वो क्या होगा, मटेरियल, उसकी जो रजिस्टिविटी होगी, जो उसकी प्रतिरोधकता होगी, वो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे प्रतिरोधकता काफी हद तक कम हो जाता है और एक ऐसा स्टेज आता है कि बिल्कुल भी उसकी प्रतिरोधकता खत्म हो जाती है। तो फटीग टेस्ट में हम किसी भी मटेरियल के रेजिस्टिविटी के बारे में पता करते हैं कि वो किसी भी चीज को कहाँ तक रेजिस्ट कर रहा है, कहाँ तक उसकी क्षमता है उसको रेजिस्ट करने की। ठीक है, तो उसकी रेजिस्टिविटी के बारे में ही हम वहाँ पे पता करेंगे। तो अब बात आती है कि रेजिस्टिविटी कैसे हम पता करते हैं। तो रेजिस्टिविटी पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लोहे की रॉड ले लेते हैं। कई सारे इसमें टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ।
एक लोहे की रॉड ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं यहाँ पे मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा क्या है मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। मोटर इसको क्या करता है रॉड को मूव करता है और यहाँ पे क्या करते हैं बियरिंग लगा देते हैं। एक यहाँ पे क्या करते हैं बियरिंग लगा देते हैं। यहाँ पे बियरिंग लगा देते हैं। बियरिंग लगाने के बाद हम क्या करते हैं बियरिंग पे पॉइंट लोड लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं पॉइंट लोड लगा देते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी पॉइंट लोड लगा देते हैं। पॉइंट लोड हम आपको आगे बताएंगे क्या होता है। समझ लीजिए पॉइंट लोड बस ये समझ लीजिए यहाँ पे हम कोई लोड लगा दिए 2 किलो 4 किलो 5 किलो का हम यहाँ पे कोई लोड लगा दिए तो पॉइंट लोड लगा देते हैं। उससे क्या होता है जो बियरिंग होता है वो यहाँ पे क्या करता है रगड़ खाता है। यहाँ पे इसको रगड़ता है। यहाँ पे क्या करता है इसको कट करता है। उसी तरह हम काफी सारी बियरिंग और काफी सारी चीज लगा के हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या करता है जो मटेरियल इसमें मूव करता है। मटेरियल इसमें क्या करता है मटेरियल इसमें मूव करता है। तो बियरिंग क्या होता है बियरिंग के ऊपर ही वो मूव करता है। तो वहां से कुछ ना कुछ वो पार्ट कटता है कुछ ना कुछ वो पार्ट घिसता है। तो इस टेस्ट को हम क्या करते हैं अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार से हम निकालते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम देखते हैं कि इस मटेरियल में कितना फटीक हुआ है। ठीक है। ये आपके लोग के लिए उतना जरूरी नहीं है ना तो ये टेस्ट आप लोग के लैब में करवाया जाता है। ठीक है। ये काफी हाई लेवल के लिए इसलिए मैं आपको बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ कि फटीक टेस्ट में क्या होता है रेजिस्टिविटी के बारे में बस पता किया जाता है। ठीक है। आते हैं अगले टेस्ट में। अब हम अपने 4th टेस्ट में आते हैं जिसको हम बोलते हैं टॉर्जन टेस्ट। ठीक है। टॉर्जन टेस्ट में हम क्या करते हैं टॉर्जन टेस्ट में मेनली हम रोटेशनल इफेक्ट को देखना चाहते हैं कि कोई सा भी जैसे चौक का एक एंड हम फिक्स कर देते हैं और दूसरे एंड से हम क्या कर रहे हैं इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसमें ये देखना चाहते हैं ये कितना मजबूत है ये कहाँ तक इसको रेजिस्ट कर ले रहा है। ठीक है। कहाँ तक ये रेजिस्ट कर ले रहा है। तो इसमें क्या है मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट हम देखते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट के बारे में हम देखते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट देखते हैं। ठीक। इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट करवाया जाता है। ट्विस्टिंग मोमेंट हम इसमें करवाते हैं और ट्विस्टिंग मोमेंट करवा के देखते हैं कि मटेरियल कहाँ तक उसको रेजिस्ट कर लेता है। मतलब अगर हम किसी मटेरियल को ट्विस्टिंग इफेक्ट देते हैं तो वो कहाँ तक उसको रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो इस चीज में हम क्या करते हैं ये भी प्रैक्टिकल जो है हमारा काफी ज्यादा आसान होता है। एक लोहे की रॉड होती है ये जो होता है ये फिक्स होता है। इधर हम इसको क्या कर देते हैं फिक्स कर देते हैं और इधर क्या होता है इस पे रोलर लगा होता है। इस पे क्या होता है एक से चक्का टाइप का लगा होता है और इस चक्के पे डोरी लगी होती है और डोरी से यहाँ पे क्या होता है वेट टंगा रहता है। यहाँ पे क्या होता है वेट लगता है। यहाँ पे कोई ना कोई वेट टंगा रहता है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब ये फिक्स रहता है और ये काफी आकृति टाइप की होती है मतलब ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ सिंपली तौर पे बता रहा हूँ। जब यहाँ पे वेट लगता है तो ऐसे आप समझ लीजिए ये यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे ऐसे वेट लगेगा तो ये घूमने की कोशिश करेगा। तो ये कितनी डिग्री घूम रहा है कितना लोड लगाने पे कितनी डिग्री घूम रहा है तो वो यहाँ से नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद क्या होता है फाइनली हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ हमारी वैल्यू इतनी आएगी। तो इस तरह से हम टॉर्जन टेस्ट करते हैं। टॉर्जन टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है ना। टॉर्जन टेस्ट के बारे में भी आपको आगे सारी चीजें बताई जाएंगी। बस मैं यहाँ बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीजें ड्रॉ करके हम यहाँ पे सारी चीजें नहीं बता सकते उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट हम करवाते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है ट्विस्टिंग मोमेंट करवाते हैं जिससे ये पता चलता है। ठीक है। तो इसके लिए ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं ये हमारा W हो गया और ये जो रॉड है इस रॉड का भी कोई ना कोई त्रिज्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं टाउ निकाल सकते हैं। टाउ बराबर W इंटू आर ये क्या आ जाएगा ये न्यूटन मीटर में आ जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए एक इक्वेशन होता है टाउ इक्वल टू टाउ बराबर J इक्वल टू जी थीटा बाई एल। एक ये इक्वेशन होता है जहां से हम ट्विस्टिंग मोमेंट टाउ के बारे में पता कर सकते हैं। ये एक इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन को आप बाद में पढ़ेंगे
टॉर्जन चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा, किस तरह से इसमें क्या है। पहले ये चैप्टर होता था, पहले जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम से ये सब्जेक्ट चलता था तो उसमें पूरा एक चैप्टर ही होता था टॉर्जन का। लेकिन अब क्या किया गया है, अब इस टॉर्जन के चैप्टर को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। टॉर्जन चैप्टर को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, अब ये चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अब बात आगे आती है कि इसका इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें आपकी प्रदर्शित की जा रही है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या है। टाउ जो है हमारा ये ट्विस्टिंग, ठीक है। मैं आपको यहाँ से लिखता हूँ, एक मिनट डायग्राम में आप कर देता हूँ। W क्या है हमारा वेट है, R हमारा क्या है रेडियस ऑफ रॉड, जो मैंने रॉड बनाई थी उसकी त्रिज्या है। ये क्या है एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट का मतलब क्या, मरोड़ कोण, कितना वो ट्विस्ट हो रहा है, कितना वो घूम रहा है उसका एंगल। यल क्या है, यल हमारा लेंथ है, लेंथ ऑफ रॉड। जी क्या है शियर मॉड्यूलस, कर्तन मापांक, शियर मॉड्यूलस। शियर मॉड्यूलस के बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि शियर मॉड्यूलस क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे टाउ, यहाँ पे टी होगा, सॉरी यहाँ पे टी होगा, ठीक है, यहाँ पे टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी अपॉन जी, ठीक है। टी क्या होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट होता है। अब हमारा सिर्फ बच गया जी, जे। तो जे क्या होता है, पोलर मोमेंट का इनर्शिया होता है। जे हमारा क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बाद में हम आपको बताएंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जे कहां से आता है, ठीक है। आई एक्सेस और आई बाई वाई को निकाल के आप जोड़ देंगे तो आई जेड जेड आ जाता है, जिसको हम आई जेड जेड को ही हम जे नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे जब एक मतलब चैप्टर पढ़ाएंगे या फिर कुछ चैप्टर नहीं भी पढ़ाते हैं ये वाला, तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो इस तरीके से जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आप पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इसका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 लगभग इस तरह से पूरा खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वो मेनली स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, और उसके बारे में जो हुक्स लॉ के बारे में है वो क्या होता है, शियर मॉड्यूलस क्या होता है। आप चैप्टर 2 में इन सारी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू तब तक के लिए।